हाल ही में यूएसए के B-2 बॉम्बर ने ईरान पर अटैक किया और उसके न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज किया। अभी हमको ये भी देखने मिलता है कि इस पूरे एस्केलेशन में इजराइल भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा था और साथ ही साथ वो ये भी ब्लेम करता है कि ईरान के पास वेपन ग्रेड यूरेनियम आ चुका है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या एक्चुअली ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब कितनी बड़ी क्राइसिस क्रिएट कर देगा। क्या मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और इन सारी इंस्टेबिलिटीज का इंडिया पे क्या इफेक्ट होने वाला है, समझते हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहला सवाल, क्या ईरान के पास एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब है? इस बारे में रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एटॉमिक वॉचडॉग है, उसने रिसेंटली कहा था कि ईरान के पास 700 केजी से ज्यादा एक ऐसा यूरेनियम हो सकता है जो 20% से ज्यादा एनरिच्ड है, और दूसरी तरफ इसके पास 140 केजी से ज्यादा ऐसा यूरेनियम हो सकता है जो अप्रोक्सीमेटली 60% से ज्यादा एनरिच्ड है। अब यूरेनियम एनरिचमेंट यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है कि यूरेनियम को किस तरीके से यूज किया जाना है। यूरेनियम एनरिचमेंट का सीधा सीधा मतलब है यूरेनियम में यूरेनियम 235 के कॉन्सेंट्रेशन को रिलेटिवली बढ़ा देना, जो कि एक फिजाइल मटेरियल होता है। जनरली किसी भी एक कमर्शियल न्यूक्लियर साइट या न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए अगर हमें यूरेनियम यूज करना है तो अप टू 20% ही हो सकता है, जो कि छोटे और बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। 20% से ज्यादा अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जाता है या यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वॉरहेड की तरफ जा रहा है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम वेपनाइजेशन की तरफ जा रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि अगर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान ने कर लिया है तो वो वॉर ग्रेड यूरेनियम या वॉरहेड यूरेनियम को बनाने के बहुत पास में है। और इन सारी प्रोसेसेस में जब ये फिजिबिलिटी रिएक्शंस को क्रिएट करेगा, इस यूरेनियम 235 के यूज से उसे प्लूटोनियम भी मिलेगा, और वो प्लूटोनियम वॉरहेड प्लूटोनियम हो सकता है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि ईरान के पास इतना न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल तो है या एनरिच्ड फ्यूल तो है कि वो एक नहीं ऐसे 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आता है, मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आता है जो कि कंट्रोल में नहीं है, यूनाइटेड नेशन वॉचडॉग के अंदर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर देगा। अब समझना यह है कि ईरान के पास इतना सारा न्यूक्लियर फ्यूल आ कहां से गया? क्या इसने ये इलिसिट ट्रेड से लेकर के आया है या वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड किया है? देखिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 से चल रहा है, पहलवी डायनेस्टी के टाइम से। हुआ ये था कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के बाद से एटम्स फॉर पीस यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टार्ट किया था, वहां के प्रेसिडेंट आइजनहोवर के इनिशिएटिव्स के थ्रू। और एटम्स फॉर पीस एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें ग्लोबल लेवल पर एटॉमिक टेक्नोलॉजीज या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के पीसफुल यूजेस को इंड्यूस करना था, जहां पर सिविलियन एनर्जी या मेडिकल फील्ड्स में न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को बढ़ाना था। इसीलिए ये एटम्स फॉर पीस इनिशिएट किया गया। एटम्स फॉर पीस के बहुत सारे रेसिपिएंट थे उस टाइम पर, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनको उससे बेनिफिट मिला। इसमें ईरान था, इसमें इंडिया था, इसमें पाकिस्तान भी था, इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ऐसे बहुत सारे देश थे जिनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर मटेरियल यूएसए ने सप्लाई किया। और यहां से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इनिशिएशन होता है। अब देखिए, ईरान और इंडिया दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पॉइंट के ही कंट्री हैं जहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का इनिशिएशन हुआ। इंडिया भी वहीं पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के आता है, ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां पर लेकर के आता है। लेकिन आगे जाकर के कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि इंडिया आज तो अच्छे एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ चल रहा है, लेकिन ईरान फंस गया है। समझते हैं हुआ क्या। 1963 में इसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, जिसमें यह बोला गया कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले स्टेट्स हैं, ये सब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेट इलीगल ट्रेड्स में या इलिसिट रूट्स पर नहीं ले जाएंगे और ट्रांसफर नहीं करेंगे। ईरान ने 1970 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी साइन कर दिया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हुए ईरान की रीजनल पॉलिटिक्स में। और वो मेजर चेंजेस क्या थे? वो मेजर चेंजेस थे इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में। और इस्लामिक रेवोल्यूशन में जो वेस्टर्न ब्लॉक था, जो कि मोस्टली पहलवी डायनेस्टी को फेवर करता था, ईरान यूएस न्यूक्लियर डील को फेवर करता था, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया खुमैनीज का ईस्टर्न ब्लॉक, जिसने ओवर पावर कर लिया पहलवीज को। और अब खुमैनीज ईरान में मेजर रूलर्स थे जो इस्लामिक रिवोल्यूशंस के साथ साथ एक इस्लामिक स्टेट बनाने के फेवर में थे। साथ में
वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को ज्यादा हार्डलाइन यूज की तरफ ले जाना चाहते थे। सीधा सीधा सा मतलब है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते थे। यहां पर पॉलिसी चेंजेस आते हैं और यूएस ईरान के रिलेशंस धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है 1980s और 1990s का वो टाइम जहां पर ईरान और इराक के बीच में एक वॉर हुआ। पहले ईरान इराक वॉर हुआ, बाद में गल्फ वॉर हुआ, और इन सारे में यूएस ईरान के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखा। यूएस ने ईरान को फेवर नहीं किया। इनफैक्ट ईरान की पॉलिसीज को, या हार्डलाइनर पॉलिसी जहां पर न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की पॉलिसी को ईरान लेकर के चलना चाहता था, यूएस उसको फेवर नहीं करना चाहता था, और यूएस और ईरान के बीच में एक डिस्टेंस आ गया। साथ में ही ये वही टाइम है जब पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आगे इलिसिट वेपनाइजेशन की तरफ जा रही थी, और एक बड़ा ही इनफेमस न्यूक्लियर सिंडिकेट बना चाइना, पाकिस्तान और ईरान का, और उसको मीडिएट कर रहे थे the well known, the well infamous AQ Khan of Pakistan, the nuclear man of Pakistan, जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को धीरे धीरे प्रोलिफरेट कराना शुरू किया, और ईरान ने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। यही AQ खान ही उसके मेजर मीडिएटर थे, जहां पर जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजीज है उनको इंट्रोड्यूस किया गया और यूरेनियम एनरिचमेंट को इंप्रूव किया गया। साथ ही साथ इलिसिट ट्रेड ऑफ यूरेनियम भी ईरान में स्टार्ट हुआ, और यहीं से ईरान और यूएस के न्यूक्लियर डिस्टेंसेस या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल डिस्टेंसेस और ज्यादा बढ़ गए। 1970s, 1980s, 1990 और 2000s में कहीं ना कहीं ईरान, यूएसए और सोवियत रूस और बाद में रशिया के जो स्ट्रैंगल्ड इक्वेशंस थे या टेक्नोलॉजिकल रेस जो थी उसमें फंस के रह गया। जहां ईरान को एक तरफ यूएस अनकंडीशनल फेवर कर रहा था, जब ईस्टर्न ब्लॉक आया, सोवियत रूस का उसमें दखल ज्यादा बढ़ा, गल्फ वॉर हुई, चाइनीज इंटरवेंशंस बढ़े, इन सब से कहीं ना कहीं ईरान का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल बैलेंस था या इक्विलिब्रियम था वो चेंज हो गया। ये ईरान सिविलियन न्यूक्लियर पावर को यूज न करके न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ईयर 2002 और 2003 में चाइना ने भी ईरान के न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट किया, लेकिन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए नहीं। न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ वो बढ़ तो रहे थे या एनरिचमेंट की तरफ वो बढ़ तो रहे थे, धीरे धीरे चाइना भी वहां से पीछे हट गया, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक स्टैग्नेंट स्टेट में आ जाता है 2003 एंड 2004 के बाद, जहां पर धीरे धीरे यूएस ने फिर ईरान पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। बाद के सालों में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के इनिशिएटिव्स में P5+1 कंट्री का एक ग्रुप बना, जिसमें चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस और रशिया, ये मेजर कंट्रीज थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इन सब ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिविलियन पर्पसेस के यूज करने के लिए एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का फॉर्मेशन किया। ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इस तरीके से था जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डायरेक्शंस मिल जाते, साथ ही साथ उसके सिविलियन न्यूक्लियर यूजेस को बढ़ावा मिल जाता, और मिलिट्री यूजेस या न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ जो बढ़ रहा था ईरान, वो धीरे धीरे रुक जाता। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से चेंजेस आने ही वाले थे। जहां ईयर 2000s में ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के यूएस ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद सा करा दिया था और इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू उसके ट्रेड को भी रोक दिया था, वहीं दूसरी तरफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाया गया। इसके बदले में ईरान ने कहा कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 3% या 4% से ज्यादा नहीं करेगा, अपने एनरिच्ड स्टॉक पाइल को 300 kg से ज्यादा नहीं ले जाएगा, और जितने भी एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनको स्टॉप कर देगा। सीधा सीधा सी मतलब है कि अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ ये नहीं जाएगा, अपने सिविलियन न्यूक्लियर यूजेस को ही ये आगे बढ़ाएगा और सिविलियन पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को लेकर के आगे चलेगा। ये प्रेसिडेंट बराक ओबामा और ईरान के खमेनीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील बनी। बाद में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इरा में ये जो मल्टीलेटरल डील बनी थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे यूएस विड्रॉ कर लेता है, और यूएस के विड्रॉ करने के बाद ईरान भी अपने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के जो मेजर पॉइंट्स है, जहां पर वो एनरिचमेंट को रोकेगा या स्टॉक पाइल नहीं करेगा, उसको वायलेट करने लगता है। और रिसेंटली यहीं पर हमको देखने मिला IAEA की रिपोर्ट, जहां पर बहुत सारी मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर IAEA के जो सुपरविजन्स हैं उसको बाईपास ईरान ने करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज भी उसने डेवलप करना शुरू कर दी जो IAEA के सुपरविजन में नहीं थी, और यहीं पर ग्लोबल लेवल पर एक क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है, जो ये कहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और ये एक ऐसी कंट्री बनता जा रहा है जहां पर इस्लामिक हार्डलाइनर्स के होने के साथ साथ अगर
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो गया, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन हो गया, तो वो ग्लोबल पीस के लिए एक डेंजरस सिनेरियो बन सकता है। अब ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अगर ईरान बाहर निकल जाता है तो इसके इम्पैक्ट भी बहुत सारे होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में अगर न्यूक्लियर वेपनाइजेशन ईरान बढ़ाता है तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में एक वेपन रेस स्टार्ट हो जाएगी। सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारे कंट्रीज जो यूएस डिप्लोमेसी से कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं उनमें भी एक वेपन रेस बढ़ेगी और जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हार्डलाइनर्स, इस्लामिक हार्डलाइनर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इनकी तरफ जाएगा तो रिवोल्ट्स भी बढ़ेंगे और कंट्रोल भी बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा वॉल्केनो बन सकता है। वो वॉल्केनो क्या होगा? वो टेक्नोलॉजिकल वॉल्केनो होगा जो वॉर बेस्ड वॉल्केनो को इनिशिएट कर देगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। इसके अलावा और क्या है? ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अगर जाता है तो ये दिखाता है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए पैक्ट्स बने हुए हैं, जैसे एनपीटी है या सीटीबीटी है। अगर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जाता है जिसमें सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी, एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थी, तो इन सारी कंट्रीज के एजेंडाज कहीं ना कहीं बाईपास होते हैं और बाद में और भी कंट्रीज जो एनपीटी और सीटीबीटी के सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो भी बाईपास मैकेनिज्म बनाने लगेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को देखकर ही। ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम बनेगा जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल लेवल पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उनके यूजेस किस तरीके के होने चाहिए, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि ईरान के अंदर जो हार्डलाइनर्स जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फेल करता है, सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए ईरान नहीं जाना चाहता है और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, तो हार्डलाइनर्स हैं या इस्लामिक रिवोल्टर्स हैं या इस्लामिक पंच लाइनर्स हैं, उन सब की जीत हो जाएगी। एक जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल हम इन सब पे क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल जो क्रिएट करना चाहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बाईपास हो जाएगा। ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके अपार्ट ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एक मेजर ऑयल सप्लायर है। उसमें अगर इंटरनली या टेक्नोलॉजिकल वेपनाइजेशन या एक्सटर्नली इजराइल और ईरान के इस तरीके के होने वाले जो मिलिट्री एस्केलेशंस हैं, इन सब से अगर डिसमेंटलिंग होगी या डिस्टर्बेंस होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगे। इंडिया जैसी कंट्रीज पर भी इसका एक इल इफेक्ट पड़ने वाला है। इंडिया जहां दूसरी तरफ ईरान से ऑन एंड ऑफ अच्छे और बुरे रिलेशंस बना करके चलता रहा है, ईरान इंडिया का एक मेजर ट्रेड पार्टनर भी रहा है। इंडिया के लिए ईरान ऑयल सप्लाई करता था, ईरान के लिए इंडिया ग्रेन सप्लाई करता था और ये कॉन्टिन्यूड मैकेनिज्म कई सालों तक इंडिया और ईरान के बीच में चलता रहा है। पीछे ईरान इंडिया ऑयल ट्रेड भी बहुत हाई रहा है। अगर ईरान इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है या पूरा का पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो इंडिया का जो ऑयल ट्रेड है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने 4 बार पोर्ट ईरान के साथ मिलकर डेवलप करना शुरू किया था, जो कि एक चाइनीज काउंटर डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे भी काम करता है। चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट में इंडिया का मौसम प्रोग्राम और 4 बार पोर्ट का डेवलपमेंट भी उसके काउंटर स्ट्रैटेजी के जैसे काम करता है। वो कहीं ना कहीं डिफीट होता हुआ दिखता है। साथ ही साथ अगर इंडिया का भी अगर टोटल न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट हम देखें तो ईरान के जैसा ही हमको देखने मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही एटम्स फॉर पीस से निकले हुए हैं और एटम्स फॉर पीस से इंडिया ने भी डेवलपमेंट लेना शुरू किया। ये अलग बात है कि 1971 आते आते तक यूएस प्रेशर्स बिल्डअप होने लगे थे, पाकिस्तानीज और चाइनीज प्रेशर्स बिल्डअप होने लगे थे, जिसके कारण से हमको 1974 में पोखरण 1 करना पड़ा। इकोनॉमिक सैंक्शंस हमने भी देखे, 1990s में भी इकोनॉमिक सैंक्शंस हमने देखे, लेकिन उन सब से काउंटर आउट करके हमने एक सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में डेवलप किया है, जहां पर हम अपने न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज को वेपनाइजेशन की तरफ न ले जा करके न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर स्लोली ही सही लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप होना शुरू हुआ है। अब ये सारे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और ऐसे प्लान ऑफ एक्शन अगर ग्लोबल लेवल पर फेल करते हैं तो और जो यूनिलैटरल या बायलैटरल ट्रीटीज और कंट्रीज के बीच में बनी है, जैसे इंडिया और यूएस बायलैटरल ट्रीटी है न्यूक्लियर अग्रीमेंट के, उसके ऊपर भी ग्लोबल लेवल पर क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं, जो कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया पर देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर गलती किसकी है? यूएसए की, ईरान की, इजराइल की या और कंट्रीज की जिन्होंने इन सबको मीडिएट किया? इसमें बहुत सारे इन्स एंड ऑफ, बट्स एंड इफ्स हैं, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि कहीं ना कहीं ईरान ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू एक लाइन पर आना शुरू हुआ था।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के हार्डलाइन एजेंडा पर आना शुरू हुआ था, और उस एजेंडा पर भी आना शुरू हुआ था कि हम हार्डलाइन न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ ना जाकर के सिविलियन न्यूक्लियर यूजेस को डेवलप करें। लेकिन यूएसए ने जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया, उस टाइम पर ईरान को भी एक मौका मिल गया कि वो फिर से न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ जा सके। अब एक करंट सिचुएशन में और भी कंट्रीज जो P5+1 के पार्टिसिपेटरी थे, स्पेसिफिकली रशिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की लायबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि इस इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सही डायरेक्शंस पर लाया जाए, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ ना ले जाया जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, मिडिल ईस्ट में होने वाला न्यूक्लियर वेपनाइजेशन बड़ा डेंजरस हो सकता है, जो पूरे के पूरे ग्लोबल फर्कुलम को चेंज कर सकता है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप तो कर ही रहा है, और अगर इजराइल उसको बॉम्ब कर रहा है ये कहते हुए कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ईरान को हम न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं करने देंगे, या उस पर साइबर अटैक करेंगे या और दूसरे तरीके से अटैक करेंगे, तो ये बेसिकली अपनी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सिर्फ एक एजेंडा बन जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किसी जियोपॉलिटिकल एजेंडा के तरीके से नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिविलियन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की नज़र से देखना चाहिए, उसी लेंस से हमको उसको देखना चाहिए। और अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है तो ये फ्यूचरिस्टिक यूटिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। इजराइल ने जो किया ईरान की तरफ, वो एक सिंगल वे अटैक तो हो सकता है, लेकिन इन सब को फ्यूल अप करने में बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एजेंडाज और बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का रोल रहा है। इस पूरे वीडियो में हमने समझा है कि कैसे ईरान का ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर एक कंसर्न बना हुआ है और इन सब के इम्पैक्ट कैसे होंगे। हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, ये एक फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन डेवलपमेंट का भी एक एजेंडा बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।